जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर इस नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग इस कक्षा में प्रश्नावली 1.2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से उसको हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम उसको समझेंगे और जानेंगे। प्रश्नावली 1.2 को प्रश्नावली 1.2 में जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, हमने आपको बताया हुआ था कि प्रश्नावली 1.2 में हमें कुछ संख्याओं से संबंधित, वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को आएंगे, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। विशेष रूप से हम लोग इसमें इस पाठ में पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या क्या कहना चाहता है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को, क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसमें बताया गया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला संख्या 140 है, दूसरी संख्या 156 है और तीसरी संख्या हमारे 3825 हैं और चौथी संख्या 5005 हैं और पांचवी संख्या 7429 हैं। 7429। इसके हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जैसा कि हम लोग इसको देखेंगे इसके प्रश्नों में, देखिए सबसे पहले सॉल्व में सवाल को यहाँ समझना है। ये कहा, देखिए बेटा सवाल में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो है उसके गुणनफल के रूप में उसको परिवर्तित करना है कि किस प्रकार के गुणनखंड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले दी गई संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब आगे कुछ देखेंगे। तो दिया हुआ है सॉल्व से, यहाँ लिखेंगे दिया है संख्या, इसमें से डायरेक्ट इसको लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ 140 का गुणनखंड करेंगे 2 से 70, 2 से 35, 5 7 35, 7 से 1। यहाँ लिख देंगे 140 का गुणनखंड, 140 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसके बदले में लिख देंगे, इसलिए 140 बराबर 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हमारा आंसर हो गया। इसको सिर्फ कहा गया है कि गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इस प्रकार से इन संख्याओं को गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। एक नंबर हमारा हो गया। दूसरे नंबर में देखेंगे 156 है। दूसरे नंबर वाले को 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13 में। अब देख लेंगे फिर 13 से एक बार में। अब 156 का गुणनखंड करेंगे, 156 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब सवाल को देखेंगे, 156 यहाँ 156 बराबर 2 गुने 2, यहाँ देख लेंगे 2 पर पावर 2, यहाँ 2 है, जितना रहेगा उसका स्क्वायर। यहाँ देख लेंगे 2 गो है तो 2 पावर देंगे, 3 गो रहेगा 3 पावर देंगे, 4 गो रहेगा 4 पावर देंगे। लेकिन यहाँ 2 है, 2 पर पावर 2, 3 गुने 13। इसको ये हो गया हमारा इसका आंसर। फिर आगे देखेंगे तीसरे नंबर सवाल में। तीसरे नंबर सवाल की ओर चलेंगे तो इसमें बताया गया है, तीसरे नंबर सवाल को देखेंगे, आप लोग इसको लिखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर में। लिख लिए? चलते हम लोग इसके अगले तीसरे नंबर को देखिए। 1 2 हो गया है,
अब तीसरे नंबर सवाल है, तीसरा नंबर इसको मिटा देते हैं। तीसरा में है 38-25। 38-25 का हम लोग करेंगे। अब देखिए 3 का गुणनखंड, यहाँ विभाज्यता नियम से हम लोगों को कुछ देखना होगा। 2 से विभाज्यता नियम कहता है जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहेगा वो संख्या 2 से कन्फर्म है, कट जाएंगे, वो 2 से कट जाएंगे। जैसे कि हम लोग 3 से विभाज्यता नियम देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा अल्टीमेट हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा अलग स्पेशल रूल हो जाता है। 3 से विभाज्यता के नियम में कहता है दी गई संख्याओं को जोड़ने से दी संख्याओं का जोड़, संख्याओं के अंकों का जोड़ करके उसको 3 से भाग दे दीजिए। अब दी गई जितना भी कुल संख्या दिया गया सभी के डिजिट को जोड़ दीजिए और उसको 3 से भाग दे दीजिए। अगर वह संख्या 3 से पूरी कट जाए तो वह पूरी संख्या अर्थात दी गई संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। देखिए 3 + 8, 8 + 2 + 5, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 हो जा रहा है जोड़ करके 3 से कट जा रहा है, ये हो गया हमारा 6, 18 ये हो गया हमारा 6। तो यहाँ जब 6 देखेंगे तो दिया गया है तो यहाँ हमारा ये संख्या 3 से कटेंगे। फिर अगर हम लोगों का 4 से विभाज्यता नियम देखते हैं, 4 से विभाज्यता को नियम, 4 से विभाज्यता के नियम में कहता है कोई भी संख्या दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं। दी गई संख्याओं का अंतिम 2 अंक अगर पूर्णतः दो संख्या जो होता है 2 अंक पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, वह 4 से पूर्णतः संख्या विभाज्य हो जाता है। जैसे कि मान लिया जाए 148 दे दिया जाए, 148 का अंतिम 2 अंक जो है 48 है और 4 से ये कट जा रहा है तो पूरा संख्या 148 जो है 4 से कट जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक दो अंक जो है 4 से विभाज्य हो जाए वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएंगे। और 5 के विभाज्यता नियम में कहते हैं 5 में जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आगे हम लोग इन प्रश्नों को देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है। इसमें बताया गया है 38-25 वाले में 3 से कट जाएगा, जैसे कि 5 2 7, 8 15, 15 3 18, 3 से कट जाएंगे, 3 1 3 है, 3 9 6, 2 3 7 21, 3 5 15, 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 से कट जा रहा है, 3 4 12, 3 9 6, 3 5 15, फिर 5 2 7 7 4 11। अब देखिए 5 2 7 7 4 11, 5 2 7 4 11, ये तो 3 से नहीं कट रहा है इसलिए डायरेक्ट इसको हम लोग लेंगे। 5 से 5 8 40, 5 25, फिर देखेंगे 5 से 5 17 85, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो गया 1, तो लिख देंगे 38-25 का गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, इसलिए लिख देंगे 38-25 बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और गुने 17। यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। फिर आगे देखेंगे 5005, 5005 4 नंबर सवाल है आपका, ये मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिखे दिए हैं 5005। यहाँ जो हमारा 5005 दिया हुआ है 5005, 5 से ही कटेंगे, ये देख लेंगे इसको हम लोग। 3 से कट रहा है क्या, 5 5 10, 10 तो 3 से नहीं कट रहे हैं, इसलिए यह क्या करेंगे डायरेक्ट 5 से लेंगे, 5 से देंगे तो 1001 हो जाएंगे, 5 से कटाएंगे तो इसका 1001 हो जाएंगे और डायरेक्ट 5 नंबर में फिर हम लोग देखेंगे यहाँ 1001। अब देखेंगे ये संख्या डायरेक्ट कहीं से कटने वाला है नहीं, इसको हम लोग 7 से देखते हैं। 7 1 7 3, 7 चौक 28 और 7 21, फिर 11 से 13, 11 13 43, यहाँ हो गया 1। तो 5005 का गुणनखंड, 5005 का गुणनखंड देखेंगे, 5005 का गुणनखंड बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, फिर आगे देख लेंगे यहाँ डायरेक्ट, इसलिए 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने
13। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फिर चौथे नंबर में हम लोग पाँचवें नंबर में हम लोग चलेंगे 74 29। यहाँ हम लोग देखेंगे 74 29 वाले में, इधर 74 29 5 नंबर में सवाल है 74 29 अर्थात 7429। तो दिया हुआ है 7429 का गुणनखंड करना है। फिर देखेंगे 3 से पहले देख लेते हैं। 9 2 11 11 7 15 15 7 22 नहीं कट रहा है। 9 7 से 7 का 7 है 7 42, ये तो नहीं कट रहे हैं। 9 से भी नहीं लेगा। अब हम लोग चलेंगे इसके पास 11 से 11 7 77, 11 6 66, 11 6 66 8 हो गया, 8 पर 11 7 77, 5 नहीं कट रहा है। 13 से नहीं कट रहा है। अब हम लोग चलेंगे 17 के पास चलते हैं। 17 से 17 चौके 68, 6 6 17 25 50, 17 छः 68, 17 तिया 51, 17 17 19 से। फिर 19 से देंगे। 19 से 19 का 19, 19 दूना 38, 38 3 19 तिया 38, यहाँ 17 दूने 34, 17 छः 68, 6 2 और 17 7 6 17 50 85, 17 छः 68 68 4 68, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51, हाँ 3। 19 से 19 दूना 38, यहाँ बच जाएगा हमारा 38 5, 19 तिया 57 5, इस बार पूछ गया 23। अब देख लेंगे 7429 का गुणनफल या गुणनखंड। 7429 का गुणनखंड बराबर 17 गुने 19 गुना 23, 17 गुने 19 गुना 23, इसीलिए 7429 बराबर 17 गुने 19 गुना 23। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। एक नंबर में सिर्फ इतना सा ही बोला गया था कि इसका सिर्फ और सिर्फ आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस प्रकार से जो आगे संख्या आएंगे तो इस विभाज्यता का नियम जो बताया उस पर हम आगे जा करके उस पर और विश्लेषण के लिए हम लोग और रिवीजन के लिए हम लोग केसी सिन्हा बुक का उपयोग कर सकते हैं। उस बुक से हम लोग आगे रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला बुक वो केसी सिन्हा बुक्स हमारे पास है, जिससे हम लोग बहुत कुछ आगे सीख सकते हैं। तो ये हमारा एक नंबर में था इस तरह का गुणनखंड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं इस तरह का। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए आगे हम लोग सवाल देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे क्या कहना है इसका। यह एक था, अब आगे 2 देख लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2, दो नंबर सवाल में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ये आपको जांच करना है कि यहाँ जो संख्या दिया गया है इसका कॉपी तो HCF गुना LCM इसमें से दिया हुआ, ये आपको प्रूव करके बताना है। इसमें से देखिए आगे सवाल में कहा गया है कि यहाँ एक नंबर में 26 और 91,
26 और 91, और दूसरी संख्या हमारे 510 और 92, और तीसरी संख्या हमारे 336 और 54, 336 और 54। अब हम लोग इसको देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ यह समझना होगा, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले इसमें हमको ये समझना होगा कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें कुछ प्रमुख सूत्र देखेंगे, इसमें से प्रमुख फार्मूला आएंगे, प्रमुख सूत्र या प्रमुख तथ्य या कथन लिख लेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा A गुने B बराबर HCF गुने LCM। ये फार्मूला होता है इसका, कि इनका कहना है किसी भी दो संख्या जो हैं, दी गई दो संख्या जो हैं, दो संख्याओं को गुना करने पर उसका HCF और LCM को भी गुना करने पर दोनों बराबर होता है। ये हमारे जांच करने की तकनीक है। इससे हम लोगों को जांच होता है कि सारा हिसाब हमारा सही बना है या नहीं बना हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। तो इससे हमारा फॉर्मूला निकलता है, अगर पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो HCF गुने LCM हो जाएंगे, HCF गुने LCM। अब बटे ये गुना में है, इधर आ जाएंगे तो हमारा भाग हो जाएगा, अर्थात पहली संख्या बराबर मौ 100 गुना लॉ 100 बटे दूसरी संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो HCF गुना LCM बटे A। फिर अगर हम लोगों को जैसे मान लिया जाए इधर वाले पार्ट्स का निकालने बोलेगा, HCF निकालने बोलेगा A गुना B बटे LCM। अगर हम लोगों को LCM निकालने बोलेगा A गुने B बटे HCF, A गुने B बटे HCF। इस तरह से ये सारा फार्मूला, ये शॉर्टकट का जो फार्मूला है, इससे याद करने की सबसे बेस्ट मेथड है कि अब देखना है कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM। अगर हमारा A का मान ज्ञात करना है तो ये गुना में है, डायरेक्ट इसका हमको भाग कर देंगे। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो A को हम लोग क्या कर देंगे, भाग करा देंगे। इधर वाले को अगर निकालना है तो जो अपोजिट वाला होगा उसको इधर से भाग दिला देंगे। वही है इसमें से, पहली संख्या मौ 100 गुना लॉ 100 बटे दूसरी संख्या बराबर मौ 100 गुना लॉ 100 बटे पहली संख्या, मौ 100 बराबर HCF बराबर A गुना B बटे LCM, LCM बराबर A गुना B बटे HCF। आप लोग इसको उतार लेंगे तो ये आपका फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए इसको उतार लिए, चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलते हम लोग अब इसके प्रश्नों की ओर। हम लोग इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा और इसको ख्याल रखना होगा, इस फार्मूला को। देखिए आगे सवाल कहता है कि 26 और 91 सॉल्व में लिखेंगे, 26 और 91। तो यहाँ जो संख्या दिया गया है 26 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 2 से, 13, 13 एका 13, फिर 91 देखेंगे 7 से 13, फिर 13 हो जाएगा 1। यहाँ देखना कि अभाज्य संख्याओं को लेंगे हम लोग। ये जो हम लोग गुणनखंड करते हैं ये केवल अभाज्य संख्याओं से ही करते हैं। इसको हम लोग किससे करते हैं, केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको आगे लेकर चलेंगे 26 का गुणनखंड, क्योंकि 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 13। यहाँ लिख देंगे 26 का गुणनखंड 2 गुने 13, और 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड 7 गुने 13। इसका HCF निकालने के लिए दोनों में जो मिलेगा, जो भाग दोनों में मिलेगा वो हो जाएगा हमारा HCF। 13 दोनों में मिला 1 तो 13 हो गया 13। अब देखेंगे इसलिए LCM के लिए क्या करना है, जो मिलेगा उसको एक बार, जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उसे भी हम यहाँ लेंगे। तो यहाँ देख लेंगे 7 छंग 7 दूना 14, 14 13 42, यानी 142, 13 14, यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ देख 13 दूना 26 या 13 14 82, हाँ यहाँ हो जाएगा 82, 7 दूने 14, 13 14 82, यहाँ हो जाएगा 182। इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर करेक्ट हुआ। दूसरे नंबर सवाल में देखते हैं जस्ट इसी प्रकार का इसका एग्जांपल। दूसरे नंबर 510 और 92 कहा गया है, 510 और 92। 510
का सबसे पहले हम लोग यहाँ गुणनखंड करेंगे। 510 2 से 0 है लास्ट में क्योंकि 0, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यहाँ देख लेंगे 2 से यहाँ जाएगा, 2 दूना 4, 1, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अच्छा तो देख लेंगे फिर 5 5 10 2 12, 3 से भी कट जा रहा है, 3 से 3 अठे 24, 3 पचे 15, 5 से यहाँ जाएगा 17 पचे 85, हो गया हमारा 17 पचे 85, एक बार में कट गया। फिर अब हमारा 92 है, इसको कर देंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से 23 बार में हो जाएगा, 23 से कम 23। अब देख लेंगे हम लोग 510 का गुणनखंड, यहाँ लिख देंगे 510 का गुणनखंड, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 92 का गुणनखंड, 92 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 23। यहाँ देख लेना HCF, यहाँ जो HCF होगा देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है क्या, 2 के बाद इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो HCF हमारा 2 हो जाएगा। LCM क्या लिखेंगे, LCM। अब देखिए सवाल यहाँ कि LCM में 2 तो लेंगे ही, जो HCF होगा उसको तो लेंगे ही, इसके अलावे जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग लेंगे, उसको हम लोग लेंगे। देखिए खाली क्या बचा हुआ, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, टोटल हमको इस प्रकार से इसका गुना कर देना है। इस प्रकार से जब हम लोग गुना कर देंगे तो इसका जो आंसर होंगे, इसका आंसर 2 तिया 6 यानी 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, यहाँ जाएगा 23 46 0, ऐसा ही कुछ आंसर हो रहा है। गुना करके देख लीजिए आप, इसको थोड़ा गुना कीजिए, 23 46 0, 23 46 0, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा HCF और LCM का। यहाँ तक समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो साउट है तो बताइएगा। 510 का गुणनखंड किए, यहाँ क्या किया हमने, 510 का गुणनखंड, जिसके लास्ट में 0 है वो 2 से कटेगा, 2 से, फिर यहाँ 5 2 5 5 10, 10 2 12, 3 से कट जा रहा है, फिर यहाँ 5 से यहाँ लिए, फिर आगे देखेंगे 92 का यहाँ भी किए। तो इस तरह से हमारा HCF जो मिलेगा उसको एक ही बार लेंगे, HCF जो मिलेगा उसको एक ही बार लेंगे। अगर 3 गो वाला आता है, 3 गो वाला वो भी बताते हैं, 3 गो वाला क्या है, यहाँ पहले 2 वाले को देख लेते हैं। तो जब हमारा इस तरह से आएगा, जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार ही हम लोग लिखेंगे, दो में जो मिलेगा उसको हम लोग एक बार में ही लिखेंगे। तो यहाँ टोटल हो गया हमारा 2 और गुना करके इसका 23 46 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होने ही नहीं देंगे दिक्कत। इस तरह से बताना और समझना कि प्रॉब्लम होगा ही नहीं, होगा भी तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ज्ञात कर लेंगे और जान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में इसका प्रश्न, ये जो इसका तीसरा दिया गया सवाल, इसको तीन 336 और 54, 336 और 54, ये जो हमारा 336 और 54 का कंडीशन है यहाँ लिख देंगे। 336 2 से कट जाएगा, 2 का 2 है, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 दूना 4, 2 का 2, 3 से 3 सते 21, 7 से 7 का 7, 54 बराबर हो जाएंगे। 2 से 2 दूने 4, 2 सते 54, 3 नमो 27, 3 तिहाई 9, 3 का 3। अब देख लीजिए सवाल में यहाँ आ जाएंगे, चूँकि 336 बराबर 2 गुने 1 2 3 4, 2 2 2 4 गो और 3 गुने 7। अब देख लेंगे, और 54 का 2 गुने 3 गुने 3 गुना 3, 2 तिया 6 7 18 18 तिया 54। यहाँ HCF देखेंगे, HCF इसका हो जाएगा, देखिए दोनों में 2 भी मिल रहा है, दोनों में 3 भी मिल रहा है, 2 और 3 दोनों मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, 2 तिहाई 6। LCM देखेंगे, इसका LCM हो जाएगा
एलसीएम में इसके एलसीएम को देखेंगे तो 2 गुने 3, 2 गुने 3, ये दोनों तो मिल गया, उसको ले ही लेंगे। इसके अलावे जो नहीं भी मिला है उसको गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, बचल है इसमें 3 और 3, आगे देख लेंगे 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 गुने 3 दूना 6 सत्ते 42, 24 गुने 42 कर दीजिए। 24 गुने 42 करने पर हमारा हो जाएगा, देख लीजिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 12 24 दूना 48 गुने 21, 48 गुने 21 कर देंगे तो 8 का 8 है 4, 8 दूना 16, 16 4 20, हाथ में रल 2, 4 दूना 8 2 10। यहाँ क्या छूट रहा है, 2 और 3 हो गया, फिर 2 2 2 इसमें हो गया, फिर 3 2 गो है ना, 1 3 छूट रहा था। यहाँ हो जाएगा हमारा 10, 1008 हो जाएगा, फिर ये हमारा 3 गो तो 3024 हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 3024। इसको गुना करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से तो 3024 हमारा इसका एलसीएम हो गया और इसका एचसीएफ 6 हो गया। 6 इसका एचसीएफ, एलसीएम 3024, 6 इसका एचसीएफ और 3024। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है तो बताएंगे इसमें से डाउट कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ जो यहाँ देखेंगे प्रॉब्लम कि यहाँ जितना बार घेरा लगेगा दोनों में जितना बार घेरा लगेगा उसको हम लोग एक बार गुना के चरण में लिखेंगे। जैसे 2 मिला 2, फिर गुने का चिन्ह लिखेंगे, जो मिलेगा उसके बाद उसको भी गुना के चिन्ह में लिखेंगे, बाकी बाद जितना होगा गुना करके हमको इसको लिख देंगे, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से क्लियर। तो ये हमारा दूसरा नंबर भी सवाल क्लियर हुआ। हम लोग तीसरे नंबर सवाल में देखते हैं। अब आगे तीसरे नंबर में कोई डाउट है तो बता देना इसमें से कि ये दूसरा चैप्टर में क्या हो रहा। डायरेक्ट कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ जांच, अरे बाबा उसमें तो जांच भी करना था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। पिछले हिसाब में जांच भी करना था। चलिए हम इसमें आपको जांच करके बता देते हैं कि किस प्रकार से जांच कर लेना है। उसमें बताया गया था लेकिन यहाँ वहाँ नहीं कर सके। एक नंबर में है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। जैसे कि यहाँ संख्या दिया गया है 12, 15 और 21, हम लोग सॉल्व से लिखेंगे। ये हो जाएगा 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 का 3, 15 को देखेंगे 3 पचे 15, 5 का 5 और 21 को 3 सत्ते 21, 7 का 7। अब हम लोग 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, 15 का गुणनखंड 3 गुने 5, 21 का गुणनखंड 3 गुने 7। यहाँ एचसीएफ निकालेंगे चूंकि एचसीएफ 3 गो वाले में कंडीशन है, तीनों में जो मिलेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ देख लीजिए 3 सिर्फ ओनली 1 हमारा तीनों में मिल रहा है, इसका एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एलसीएम जब हम देखेंगे तो 3 तो मिल गया, पहले 3 ले लेंगे। जो 2 में भी मिलेगा यहाँ उसको एक बार ही लेंगे, नहीं तो हिसाब गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 में भी कोई मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, तो सब को ले लेंगे। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7,
देख लीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 गुने 7 करेंगे 420। इसका हमारा आंसर हो गया 420। ये हमारा हुआ। अब देखिए 2 नंबर सवाल में बोला गया था बेटा जांच करने के लिए, वहां तो जांच नहीं, यहां अगर जांच करने के लिए बोलेगा तो हम लोग जांच कर देंगे इस प्रकार से। आप लोग दूसरे नंबर में इसको जांच कर लीजिएगा। जांच के लिए ए गुने बी बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम, इस तरह से होता है। ए गुने बी गुना ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम। यहाँ 3 संख्या है तो सी से कर देंगे। 4 संख्या रहेगा तो 4 को गुना कर देंगे, 1 2 3 है तो 3 को कर दिए। यहाँ देख लेंगे गुना करेंगे 12 गुने 15 गुने 21 बराबर एच सी एफ का मान हो गया 3, एलसीएम का मान हो गया 420। 12 15 गुना करेंगे 180 और गुने 21 कर देंगे 18 1 18, 18 दूना 36 1 37, 18 का 18 36 1 37, 37 80 हो जाएगा इसका गुना करके 37 80। फिर आगे हम लोग देख लेंगे इसको 3 0 0, यहाँ हो जा रहा है क्या 12 15 21 दो संख्याओं एच सी एफ गुना एलसीएम 420, 180 गुना 21, 4 तिया 1260, नहीं होगा इसमें 15 12 15 21 दो संख्याओं से देखते हैं 2 3, इसमें से इस प्रकार से दो संख्याओं वाले में से इसको हम लोग गुना करके देख लेंगे इसका क्या हुआ। इसमें 12 15 और 21, इसमें 3 12 15 180 और 180 गुने 21, इसमें 3 संख्याओं का हो जाएगा 3 संख्याओं का गुणनफल। उसमें 2 संख्याओं का गुणनफल के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां 2 संख्या वाला होगा उससे हम लोग उसको जांच कर लेंगे। 2 संख्या वाले में, 3 संख्या वाले में नहीं हो रहा है तो 2 संख्या वाले में ही उसको जांच करके उसको पूरा करेंगे 2 संख्या वाले में। जैसे कि अब हम लोग इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसके दूसरे नंबर सवाल में कहता है 17 23 और 29, 2 नंबर में है 17 23 और 29। देखिए सवाल 17 23 और 29 है तो इसको सॉल्व करेंगे। 17 का गुणनखंड 17 का 17 हो जाएगा, फिर 23 का 23 का 23 हो जाएगा, 29 का 29 हो जाएगा। 17 का गुणनखंड 17 गुना 1, 23 का गुणनखंड 23 गुना 1, 29 का गुणनखंड 29 गुना 1, HCF हो जाएगा HCF। ये तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, तीनों में 1 मिल रहा है HCF, इसका 1, बाकी बात कोई नहीं मिल रहा है। LCM के लिए करेंगे 1 गुने 17 गुने 23 गुना 29, 1 गुना 17 17 गुना 23 गुना 29 कीजिए तो इसका गुणनफल देख लीजिए, गुना करके जरा जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए कितना हो जा रहा है इसका गुना करके। तो इसका हमारा गुना करके हो जाएगा 11 33 9, इसका 11 33 9 हो जाएगा गुना करके, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सवाल का करेक्ट आंसर 11 33 और 9 यानी 11,339 इसका गुना करके हो जाएंगे। जांच करने के लिए उसमें टेंशन नहीं लेना, जांच तो हो जाएंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM करके उसको हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ ये हमारा 2 नंबर सवाल था। इसका हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर इसका सवाल क्या कहता है। देखिए इसके तीसरे नंबर सवाल में है, इसी का तीसरा 8 9 25, 8 9 और 25। चलिए 8 9 और 25 सॉल्व से 8 को 2 चौक 8
2 दूने 4, 2 एका 2, 9 को 3 तिहाई 9, 1 हो गया। 25 बराबर 5 गुने 5, यहाँ देख लेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 3, 25 का करेंगे, 25 का गुणनखंड 5 गुने 5। सब में ऑलरेडी 1 है, 1 तो करते नहीं है, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है कि सिमिलर वाला, इसीलिए हम इसको 1 को दिखाएंगे। 1 तो सभी के साथ है, इसलिए हम 1 को यहाँ दिखा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा HCF के लिए, इसी चूंकि HCF बराबर हो जाएगा, यहाँ तीनों में देखेंगे 1 मिल रहा है, 1 हो जाएगा। एलसीएम के लिए देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देख लीजिए यहाँ कि दोनों में से जो 2 में भी 1 नहीं मिल रहा है, इसमें से कोई सिंगल सभ्य है, इसको सबको गुना करना पड़ जाएगा। तो जब हम लोग इसको गुना कर देंगे, 2 दूने 4 दूना 8, या तो हो जाएगा 5 25, 25 चौक 100, 100 हो जाएगा, 3 3 9 दूना 18, इसका गुणनखंड गुना हो जाएगा 1800। इसको ऐसे कर लेना, किसी भी भाग से इसको गुना करेंगे तो पुर जाएगा 5 25, 25 चौक 100 और 3 3 9 दूना 18, 18 गुना 100, 1800 इसका गुणनफल हो जाएगा। अर्थात इसका लॉस यानी एलसीएम जो होगा 1800 हो जाएंगे, एचसीएफ इसका 1 हो जाएंगे। ये तीसरे नंबर का 8, 9 और 25 का एचसीएफ 1 और इसका एलसीएम जो होगा 1800 हो जाएगा। समझ में आई ना? इसमें किसी प्रकार का डाउट तो बता देना, इसमें से कि कोई डाउट है, इसमें से किसी तरह का इसमें डाउट हो तो इसको बता सकते हैं। आप लोग इसको लिखिए, हम लोग आगे देखते हैं इसके सवाल में। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करें। यहाँ बताया जा रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है इसका 9 और इसमें से एलसीएम ज्ञात करना है। जरा फॉर्मूला की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ जहाँ की एचसीएफ दिया है और यहाँ आपको एलसीएम निकालना है और इसमें संख्या दिया है 306 और 657। तो यहाँ आपको इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरह से इसको घुमा करके भी सवाल इस तरह से पूछा जाता है, यदि संख्या 306 और 657 के एचसीएफ 9 दिया है तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या 306 तथा दूसरी संख्या 657 का मॉस और 9 दिया है तो एलसीएम यानी लॉस हो ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसको घुमा करके सवाल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में ही दिया गया तो इसको समझ लेना है। यहाँ दिया क्या है, दिया है ए का मान पहला संख्या 306 दिया है, बी का मान 657 दिया हुआ है तथा HCF दिया हुआ है 9। तो सूत्र से लिख देंगे A गुने बी बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। यहाँ हो जाएगा HCF गुना LCM, तो यहाँ निकालना क्या हमको, LCM निकालना है। तो LCM वाला फार्मूला के लिए LCM निकालना है, ये गुने से ये भाग में आ जाएंगे, A गुने बी बटे
HCF, A गुने B बटे HCF हो जाएगा हमारा यहाँ HCF। ए का मान हो गया हमारा 306 गुना 657 बटे, यहाँ हो जाएंगे हमारा 9, 9 से गुना करेंगे, देखिए 6 3 9, 9 से कट जा रहा है, 9 से 9 या 27, 9 चौका 36, इसको गुना कर दीजिए 34 गुना 657, 34 गुने 657 कीजिए, 34 गुना 657, इसका गुना हो जाएगा 22 33 8, इसका गुना हो जाएंगे 22 33 8, इसलिए इसका हो जाएगा एलसीएम, लिख दीजिएगा अतः एलसीएम 306 657 बराबर 22 33 8, इसका आंसर हो गया क्लियर, 22,338 इसका आंसर हो गया, करेक्ट रूप से इसका आंसर 22,338 हो गया। तो इस तरह से और भी सवाल आएंगे, तो इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा, HCF दिया है, एलसीएम निकालने बोलेगा, कहीं कहीं ऐसा कंडीशन आएगा कि एलसीएम दिया रहेगा HCF निकालना है, कहीं ये आएगा कि HCF और एलसीएम दोनों दिया रहेगा उसमें पहली संख्या निकालना है, कहीं कहीं ऐसा भी आएगा कि HCF एलसीएम दिया रहेगा उसमें आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो इसमें से कोई भी संख्या निकालना हो या HCF एलसीएम निकालना हो, ये वाले फार्मूला से हम लोग सभी तरह का डील कर सकते हैं। चारों फार्मूला चार चीज़ में से कोई भी कमी होगा इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसमें से कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रही है ना? समझ में नहीं आएगा तो इसको पूछ लेना, किसी तरह का कोई डाउट हो तो इसमें क्लियर कर लेना। चलिए इसको आप लोग लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि 5 अब क्या कहना चाहता है। पांच, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। वाह, 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें से बन जाएंगे। जांच करें कि क्या कह रहे हैं, जांच करना है। जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ जो n दिया है 6 पर पावर n के लिए, संख्या 6 पर पावर n का इकाई यानी अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकते हैं। इसका कहने का आशय है इसका इकाई अंक 0 हो सकते हैं। तो हम लोगों को जान लेना है किसी भी संख्या का इकाई अंक, ये जो आपका शुरू में जो 11वां नंबर होता है, इकाई अंक जो होता है, ये हमारा ज्ञात करने के लिए 6 पर पावर n अर्थात किसी भी संख्या का 0 इकाई अंक तभी हो सकते हैं जब वह 2 और 5 से विभाज्य हो जाएंगे अर्थात 10 से विभाज्य हो जाएंगे। थोड़ा सा ये ट्रिक्स देखिएगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी समाप्त होंगे जब वह 2 और 5 अर्थात 10, 2 5 से गुणनखंड होंगे अर्थात 10 से गुना होगा, वही उसका जो होंगे 0 पर समाप्त हो सकती है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 पर तभी समाप्त हो सकते हैं जब वह की कुल मिलाकर के 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगे, तभी वह 5 पर समाप्त हो सकते हैं। 3 से भी 5 और 3 पर समाप्त होंगे तब वह संख्या हमारा 5 से अंत हो सकता है। 5 से अंत हो सकता है, 5 से भी, और 3 और 5 से, और केवल 5 से भी हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग गुणनखंड के अनुसार से उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। 6 के लिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 पर समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आगे चलता है। तो यहाँ हम लोगों को बनाना, इसमें ज़्यादा टेंशन, ये जांच करना है, चेक करना है, तो करते हैं जांच करना है। तो यहाँ सॉल्व से लिखेंगे, सॉल्व से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि किसी भी संख्या का
इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकती है, यही लिखना है, 0 पर तभी समाप्त हो सकते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब वह संख्या 10 से विभाजित होंगे, 10 से विभाजित होंगे। यहाँ इसका कंडीशन है, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब वह 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाजित होगी। क्योंकि लिख देना आपको, क्योंकि 10 पर पावर n बराबर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, किंतु दिया है 6 पर पावर n, यहाँ क्या दिया है, 6 पर पावर n, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, यहाँ दर्शाया गया है 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, यहाँ 6 पर पावर n ये संभव नहीं है चूंकि 6 पर पावर n का गुणनखंड, 6 पर पावर n का गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के अतिरिक्त गुणनखंड 3 पर पावर n सम्मिलित हैं, इसलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती हैं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से और जांच करने के लिए आप आगे सवाल बनाएंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यहाँ 0 पर समाप्त नहीं हो सकती हैं, जब होंगे तो उसके लिए कंडीशन है कि वह 10 पर 10 का गुणनखंड अर्थात 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, इसके अलावे या तो 2 पर पावर और 5 पर पावर ये दोनों का गुणनखंड आएंगे, तब जा करके यह 0 पर समाप्त हो सकती हैं। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती हैं। इसके रिवीजन के लिए आगे आप देखेंगे तो यहाँ आपको बताएंगे कि 5 पर समाप्त हो सकती हैं, 6 पर समाप्त हो सकते हैं, या आगे चल करके कुछ भी दे सकते हैं, 0 या 5 पर समाप्त हो सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को रिवीजन यही करना है। जैसा कि मैंने बताया 5 के गुणनखंड के लिए आपको 5 के लिए जब वह संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगे तब वह लास्ट उस संख्या का अंक 5 पर हो सकते हैं, या वह संख्या केवल 5 से भी होंगे तो वह संख्या 5 पर होने पर वह इकाई अंक 5 से गुणनखंड 5 पर समाप्त हो सकती हैं। जैसा कि इसमें बताया गया था 0 पर समाप्त होना था, 6 पर पावर अंक 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? जैसा कि हम लोगों को ज्ञात हो गया कि इसके गुणनखंड या जो 6 पर पावर n जो है 10 से विभाज्य नहीं है, अर्थात इसके गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड नहीं आ रहा, इसलिए यह संख्या जो होंगे 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से हमको यहाँ जब भी जांच करने के लिए बोलेगा, जब भी प्रूव करने के लिए बोलेगा, लास्ट में हमको यहाँ प्रूव करके जोरदार धमाकेदार तरीके से इसको दर्शा देना है कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, आपने चैलेंज किया था जांच करके पुराइए और मैंने आपको यहाँ पुरा दिया। इस तरह से तो इसको लिख लिए। आगे हम लोग सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। अगर है भाज्य संख्या क्यों है? अगर है तो क्यों है?
ये आपको जांच करके बताना है। अगर ये भाज्य संख्या है तो क्यों है आपको प्रदर्शित करके यहाँ दिखाना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इस पर विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार कर लेते हैं कि इसमें भाज्य संख्या किसको कहते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अब हम लोग इसको जांच लेंगे। दिया है a बराबर 7 गुने 11 गुना 13 जोड़ 13। इस कंडीशन में करेंगे हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे, 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1, 13 गुने 77 गुने 77 1 78, 11 77 1 78, 13 गुना 2 गुना 3 तिरछा का 78। यहाँ देखिए इस समीकरण में, इस कंडीशन में ये जो है 13 13 2 और 3 यहाँ लिख देंगे। 13 पर पावर स्क्वायर 2 गुने 3। यहाँ देखिए गुणनखंड कितना आ गया इसका, ये 3 गुणनखंड आ गया। यहाँ 4 हिस्से में 13 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 को गुणनखंड आ गया। तो यहाँ हमें यह ज्ञात है चूंकि यहाँ इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है। पुनः लिख देंगे दूसरी संख्या 7 गुने 6, 7 गुने 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुने 2 गुना 1 जोड़ 5। यहाँ हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुना 2 जोड़ 1, 5 लेंगे, 3 गुना 6, 36 गुना 28, 36 गुने 28 करेंगे, 6 8 48, हासिल रहा 4, 8 3 24, 24 12 36, 36 4 40, हाथ में रहा 4, 3 गुना 6 4 10, 1008। 1008 प्लस 1 1009, 5 गुना 1009। 1009 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 13 से 7 से 1009 को 7 से 7 का 7 7 चौका 7 का 7 3 7 चौका 28 2 नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 11 से 11 का 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 11 से कटेगा 11 नंबर 99, 1 बचेगा, ये भी नहीं कटे 11 से नहीं, 13 से 13 78 13 91 9 15 17 से 17 70 85 15 19 से 19 के 95 5, ये किससे कट रहा है 1009। यहाँ हो जाएंगे इसके बदले में यहाँ 4 3 गुना 6 6 36, 3 गुना 6 24, 1008 प्लस, हाँ इसके गुणनखंड में 1 आएंगे तो यहाँ भी फिर लिख देंगे वही हाल। इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। यह संख्या एक भाज्य संख्या, यह संख्या एक भाज्य संख्या। ये हमारा हो गया
प्रूव्ड। यहाँ उसको दिख गया, उसको पता भी हो गया कि क्यों भाज्य संख्या है, कि जिस संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह संख्या जो होती है भाज्य संख्या कहलाती हैं, और जिन संख्याओं का केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब केवल स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्याओं से विभाज्य नहीं होता है, वह हमारा अभाज्य, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया वह हमारा भाज्य संख्या हो गई। इस तरह से हमारे आगे आप लोग जांच कर सकेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे, परिभाषा को याद कर लेंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। फॉर्मूला है तो मुमकिन है, फॉर्मूला है तो सभी कुछ मुमकिन है। आप लोग इसको लिख लीजिए। हम लोग लास्ट सवाल है इसका, आगे सवाल को देख लेते हैं। इसके लास्ट नंबर सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। कि कह रहा है किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लिया जाए ये हमारा वृत्ताकार पथ है। यहाँ से किसी एक स्थान से सोनिया जब चालू करती है यहाँ से, तो इसको सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि किसी दूसरे भाग से इसको रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। बताइए कि इन दोनों ये गोलाकार भाग जो है ये पथ हैं, दोनों कितने मिनट बाद दोनों घूमते रहेंगे तो कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे पर अधिकतम से अधिकतम कितने मिनट बाद दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है अधिकतम से अधिकतम। जब यहाँ अधिकतम से अधिकतम निकालने की बात करेंगे तो यहाँ दिया है सोनिया द्वारा लगा समय 18 मिनट, रवि द्वारा लगा समय 12 मिनट। चूंकि दोनों को एक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर 18 तथा 12 का एलसीएम, 18 तथा 12 का एलसीएम। इसलिए 18 बराबर 2 तिया 6, 6 तिया 18, गुणनखंड कर देंगे, 2 दूना 4 तिया 12। अब इसका देख लेंगे, एचसीएफ हो गया 2 गुने 3, यहाँ 6 हो गया। एलसीएम के लिए हो जाएगा 2 गुने 3, यहाँ 3 हो गया है, यहाँ 2 हो गया है, 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 दूना 36, अर्थात दोनों वह 36 मिनट में मिलेंगे। दोनों वह जा करके 36 मिनट में वह प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो लिख देंगे अतः वह 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिल जाएंगे वो दोनों नियत स्थान पर, यानी एक स्थान पर दोनों का हो जाएगा। इसका और आगे से आगे रिवीजन के लिए आप केसी सिन्हा बुक का इस्तेमाल करें, और उसका जो है ना जो समझ में नहीं आवे उस सवाल को भी आप बताएं, ताकि मैं आपका उसको अलग से क्लास लेकर के मैं उसका सवाल सॉल्व करा दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में जाना, इस अध्याय में, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। महत्वपूर्ण बिंदु में एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, इसने हमने जाना एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। और साथ ही साथ हमने जाना किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकती हैं जब वह 2 और 5 का गुणनखंड अर्थात 10 से कटेंगे। और जाना मैंने कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 पर तभी समाप्त हो सकते हैं जब वह संख्या 2 और 3 2 और 5 के लिए 3 और 5 से कटेंगे और 5 से पूर्णतः कटेंगे, तभी वह संख्या 5 पर समाप्त हो सकती हैं। और साथ ही साथ जाना कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोगों ने विश्लेषण करा, और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना और समझा। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में इसके अगले अध्याय के साथ मिलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।